हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एएनएस का सेकंड पार्ट दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं और जिसमें नर्व इन्वॉल्व होती है वो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो वाली होती हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। T1 से लेके L2 तक की जो नर्व्स है वो अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट की, जिसमें हम देखेंगे कि एड्रेनर्जिक नर्व्स कौन सी हैं, फिर जो अपना इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कैसे सिंथेसाइज होता है और फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं और उन रिसेप्टर्स पे ये कैसे बाइंड करके अपना एक्शन कॉज कर रहे हैं। तो ये हमारा की पॉइंट मेन रहेगा इस वीडियो का। अब आइए स्टार्ट करते हैं एड्रेनर्जिक नर्व से। All postganglionic sympathetic nerve will be regarded as adrenergic nerves because they will release noradrenaline as a neurotransmitter। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व्स होंगी वो एड्रेनर्जिक नर्व्स होंगी क्योंकि वो नॉरएड्रेनालिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगी। लेकिन इसके भी 3 एक्सेप्शंस हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से एक्सेप्शन हैं। तो नर्व विच सप्लाई एक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड, ऐसी नर्व जो कि एक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करेगी, उस पे नॉरएड्रेनालिन के जगह पे मेन न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइलकोलिन, जो कि M3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और स्वेटिंग कॉज करवाएगा। होना तो चाहिए नॉरएड्रेनालिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन हो रहा है यहाँ पे क्या, एसिटाइलकोलिन, इसलिए ये एक्सेप्शन के अंदर आ गया है। सिंपैथेटिक का पार्ट फिर भी इस पे एसिटाइलकोलिन जो है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है। सेकंड है हमारा नर्व विच सप्लाई ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी एंड मेजेंट्री, जो किडनी और मेजेंट्री रीजन को सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज करती हैं, जो कि D1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा, जिससे वेजोडाइलेटेशन कॉज होगा क्योंकि ये स्मूथ मसल पे काम करेगा। तो अब देखेंगे कि ये इफेक्ट क्या करता है डायलेट करके। तो अगर किडनी की वेसल्स डायलेट हुई हैं तो किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो जब किडनी में बढ़ेगा यानी GFR बढ़ेगा, और मेजेंट्री के अंदर डायलेटेशन हो रहा है तो उसमें ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर फॉल होने से क्या होगा कि यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर जोन क्रिएट होने से एक फायदा मिलता है, ये प्रिवेंट करता है सडन राइज ब्लड प्रेशर में। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है यानी स्ट्रेस सिचुएशन होती है उस टाइम पे ब्लड प्रेशर राइज करता है, तो सडन राइज ना हो इसलिए ये एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। जो हाई प्रेशर रहेगा जिस जोन पे, वहां से ब्लड फ्लो इधर हो जाएगा और सडन राइज नहीं होगा ब्लड प्रेशर में। ये एक इसका फायदा मिल जाता है डायलिटेशन का। थर्ड है हमारा एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला इज अ टाइप ऑफ गैंग्लियन। कैसा गैंग्लियन? सिंपैथेटिक गैंग्लियन। जो इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है वो एड्रेनालिन निकालती है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। होना तो चाहिए नॉरएड्रेनालिन, लेकिन इसमें जो होता है तो एड्रेनालिन एज अ मेन न्यूरोट्रांसमीटर और थोड़े बहुत अमाउंट में नॉरएड्रेनालिन भी निकलता है। डायरेक्टली ये प्लाज्मा में रिलीज हो जाएंगे और ये एड्रेनालिन जो है वो कैटाकोलिन हार्मोन के फॉर्म में रिलीज होता है। ये हुई 3 एक्सेप्शंस की बात। पहला है कि जो नर्व सप्लाई करते हैं एक्राइन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड को, दूसरा है कि किडनी और मेजेंट्री रीजन पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सप्लाई करने वाली नर्व, और तीसरा है एड्रेनल मेडुला जो कि सिंपैथेटिक होने के बावजूद भी अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है, इसलिए एक्सेप्शंस के अंदर आ रही है। अब ये बात करते हैं कि जो नॉरएड्रेनालिन है और एड्रेनालिन है इसका सिंथेसिस कैसे हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले जो एक हमारा अमीनो एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड। ये एक प्रकार का एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है। जो फिनाइल एलानिन है वो प्लाज्मा से नर्व के अंदर इंटर करेगा, न्यूरॉन के अंदर इंटर करेगा, और फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, PAH यानी कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, टायरोसिन से ये कन्वर्ट होगा डोपा के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक प्रकार का रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये डिटरमाइन करता है कि कितना लेवल रहेगा आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ये इसी एंजाइम से डिटरमाइन होता है। जब टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा, डोपा से डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, और ये डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा।
और जो ये डोपामिन था इसको वेसिकल में पैक किया जाएगा, वेसिकल में स्टोर किया जाएगा, और वेसिकल में जब ये स्टोर होने ले जाएगा तो वो VMAT को क्रॉस करेगा। VMAT क्या होता है? वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसपोर्टर है जिसको ये क्रॉस करके जाएगा, उसके बाद ये वेसिकल में पैक हो जाएगा। जब वेसिकल में पैक होगा तो ये डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो डोपामिन वेसिकल के अंदर पैक था या स्टोर था वो नॉर एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नॉर एड्रेनालिन जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब अगर एड्रेनालिन के सिंथेसिस कैसे होता है अगर वो बात करें तो अपना स्ट्रेस कंडीशन जब आती है वो स्टिमुलस होता है एक प्रकार का एड्रेनल मेडुला के लिए। जब स्ट्रेस कंडीशन आएगी तो स्टेरॉयड हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा और वो एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करेगा, जिससे एड्रेनालिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो देखते हैं कि एड्रेनालिन सिंथेसाइज कैसे हुआ। तो बाकी सारी स्टेप तो सेम थी, बस जो नॉर एड्रेनालिन जो यहाँ बना है वो क्रोम ग्रेनिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा और NADRC कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि नॉर एड्रेनालिन क्रोम ग्रेनिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर जो ये कॉम्प्लेक्स वेसिकल के अंदर बना था वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा और साइटोप्लाज्म से ये दूसरे वेसिकल में एंटर कर जाएगा। वहां पे मेथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसका रिलीज हो जाएगा जब स्टिमुलस आएगा। तो अब आइए इसको रेगुलेट करने वाले कुछ ड्रग्स की बात कर लेते हैं। इस पाथवे को रेगुलेट करते हैं कौन कौन से ड्रग्स। तो सबसे पहले अपना आता है मिटारोसिन। मिटारोसिन जो है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब हमें नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का लेवल घटाना होता है तो मिटारोसिन दे देंगे तो ये इनहिबिट कर देगा इसका सिंथेसिस। और जो मिटारोसिन है इसका यूज किया जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट के अंदर। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? ये कैंसर होता है एड्रेनल मेडुला रीजन का। जब एड्रेनल मेडुला में कैंसर होगा तो वहां की सेल्स ज्यादा NADR और ADR सिक्रेट करेंगी, तो मिटारोसिन देंगे जो कि इस सिंथेसिस को रोक देगा। नेक्स्ट है हमारा VMAT। VMAT यानी कि वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर, इसको इनहिबिट करता है टेट्राबेनाजिन और वेलाबेनाजिन। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो डोपामिन का स्टोरेज घट जाएगा और डोपामिन डिप्लीटर्स माने जाते हैं टेट्राबेनाजिन और वेलाबेनाजिन। अब जो NADR है उसके रिलीज को रेगुलेट करता है गुआनाथिडीन, ये ब्लॉक कर देता है NADR के रिलीज को। अब आइए देखते हैं कि जो NADR ADR सिंथेसाइज हुआ है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो NADR ADR के मेटाबॉलिज्म के लिए दो स्टेप्स है हमारे पास। पहला होता है अपटेक 1, दूसरा होता है अपटेक 2। अपटेक 1 यानी कि रीअपटेक मेटाबॉलिज्म होता है, अपटेक 2 यानी कि टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है। अपटेक 1 यानी कि इसमें रीअपटेक होता है। रीअपटेक वर्ड से समझ में आता है कि जिससे रिलीज हुआ है NADR या ADR उसी में वापस चला जाएगा, इसका मतलब है रीअपटेक मैकेनिज्म। और टिश्यू मेटाबॉलिज्म ये होता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में जाएगा NADR ADR और वहां पे इसका मेटाबॉलिज्म होगा। जो NADR रिलीज हुआ था वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और बाकी जो है तो उसका रीअपटेक हो जाएगा और दूसरा पार्ट होगा कि वो टिश्यू में मेटाबॉलाइज हो जाएगा। तो जब ये रीअपटेक होने के लिए जाएगा तो इसको एक ट्रांसपोर्टर क्रॉस करना पड़ेगा, नॉर एड्रेनालिन ट्रांसपोर्टर। जब ये ट्रांसपोर्टर को क्रॉस करके नर्व के अंदर इंटर कर लेगा तो वहां पे एक माओ एंजाइम मिलेगा। माओ यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, और वो उसका मेटाबॉलिज्म कर देगा। रीअपटेक मेटाबॉलिज्म हुआ बाय सेम नर्व। अपटेक 1 70 to 80% ऑफ NADR का ऐसे ही होता है मेटाबॉलिज्म। अब बचा हुआ 20 से 30% जो NADR है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? तो ये बॉडी के अलग अलग टिश्यू में जाएगा। जैसे लीवर में गया तो लीवर में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा। लीवर के अंदर COMT एंजाइम का ज्यादा रोल होगा कंपेयर टू MAO। COMT क्या होता है? कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। और माओ हम पहले देख चुके हैं कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज। तो जब टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगा इसका तो COMT एज अ मेन एंजाइम काम करेगा, और जब रीअपटेक मेटाबॉलिज्म होगा उसमें MAO एज अ मेन एंजाइम काम करेगा। ये वेरियस टिश्यूज में जाके भी मेटाबॉलाइज होगा जहां पे COMT का ही रोल रहेगा। इसको बोलते हैं टिश्यू मेटाबॉलिज्म, अपटेक 2 मेटाबॉलिज्म। अब एक नोट पॉइंट की बात करें, अगर जो अपना NADR है या ADR है या डोपामिन है, कुछ भी इनमें से ये हमारे CNS में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, और जब ये नेचुरली प्रेजेंट होंगे तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो मेनली बाय होगा MAO एंजाइम से, और रीअपटेक मैकेनिज्म होगा इसमें, यानी कि MAO एंजाइम का ज़्यादा रोल होगा और मैकेनिज्म जो होगा इनका वो अपटेक 1 होगा, यानी कि रीअपटेक मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है।
और जब हम इसको एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो टिश्यू पाथवे के थ्रू होता है, यानी टिश्यू मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगा। COMT एंजाइम ज़्यादा रोल प्ले करेगा, MAO एंजाइम कम रोल प्ले करेगा। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएप्टेक मेटाबॉलिज्म से समझ में यही आता है कि जहाँ से रिलीज हो वहाँ पे वापस गया। तो जब ये नर्व से रिलीज ही नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, इसको हम एक्सटर्नली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो रिएप्टेक होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये केवल और केवल मैक्सिमम अमाउंट में ये टिश्यू पाथवे से ये मेटाबोलाइज होंगे। और जब हम इसको बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर में COMT एंजाइम होता है, MAO एंजाइम होता है, जो कि इसको मेटाबोलाइज कर देगा। तो जब क्रॉस करने के लिए जाएगा तो ये मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये कुछ एब्रिविएशंस हैं जो मैंने यूज किए थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो हमें इसमें दो टाइप के रिसेप्टर पढ़ने हैं, एक पढ़ना है अल्फा रिसेप्टर, दूसरा पढ़ना है बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर दोनों के दोनों जो हैं वो GPCR यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। अल्फा रिसेप्टर 2 सब टाइप में डिवाइडेड है और बीटा रिसेप्टर 3 सब टाइप में डिवाइडेड है। अल्फा रिसेप्टर के 2 सब टाइप है, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा रिसेप्टर के बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फा रिसेप्टर्स के बारे में। इसमें हम पहले बात करेंगे अल्फा 1 के बारे में। इस पे हम देखेंगे कि अल्फा रिसेप्टर कैसे वर्क करता है और ये इसकी लोकेशन क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके क्या एक्शंस होते हैं, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। तो अल्फा 1 रिसेप्टर जो है, तो अल्फा 1 रिसेप्टर है, तो अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो एक प्रकार का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। तो ये जी अल्फा क्यू और क्यू नॉट प्रोटीन रिलीज करेगा, जिससे IP3 और DAG यानी कि जो दो अपने सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं इसका लेवल बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और ये स्टिमुलेटिंग एक्शन शो करेगा और मसल में अगर होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब लोकेशन की बात करें अगर, तो अपना अल्फा 1 रिसेप्टर्स है उसकी लोकेशन है प्रोस्टेटिक कैप्सूल के अंदर। अब वो प्रोस्टेटिक कैप्सूल में जो मसल होंगी उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, क्योंकि जब अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ यानी कि जब उस पर NADR आके बाइंड करेगा तो वो जी अल्फा क्यू और क्यू नॉट प्रोटीन रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा कि IP3 और DAG का लेवल बढ़ेगा, जिससे कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और स्टिमुलेटिंग एक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मसल्स के अंदर। तो जब प्रोस्टेटिक कैप्सूल के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होगा तो वहाँ पे जो प्रोस्टेटिक कैप्सूल में मसल है उसकी टोनिसिटी बढ़ेगी, तो इंक्रीज करेगा टोन। स्मूथ मसल्स जो है ब्लड वेसल्स के अंदर उसका भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिससे क्या होगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आइज की बात कर लें अगर, तो आइज में भी अपने जो रेडियल मसल होती है आइरिस की, उसमें प्रेजेंट होता है अल्फा 1 रिसेप्टर जो कि माइड्रेसिस कॉज करवाता है। आइए देखते हैं कैसे। जो अपना रेडियल मसल होती हैं उसके दो एंड होते हैं, एक होता है फिक्स एंड और दूसरा होता है फ्री एंड। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और ये फ्री से फिक्स एंड की तरफ मूवमेंट होगा, ऐसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगा तो जो प्यूपिल है उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्फिंक्टर के अंदर, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर और GIT ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट स्फिंक्टर होते हैं उनकी भी टोनिसिटी ये बढ़ाता है। फिर आता है हमारा सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और एजिकुलेशन करवा देगा। अब याद नहीं रह पाता है इतना कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं, इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बना ली है। उस ट्रिक का नाम है प्रोब्स। हम इसको याद करेंगे कैसे, प्रोब्स से। प्रोब्स यानी कि प्रो मतलब है प्रोस्टेटिक कैप्सूल में प्रेजेंट होगा, B से यानी कि ब्लड वेसल्स, E से आइस में, S से स्फिंक्टर, S से सेमिनल वेसिकल्स के अंदर और वास डिफरेंस के अंदर। बड़ा आसान सा ट्रिक हो गया, वैसे तो याद ही नहीं होता लेकिन ट्रिक से बड़े आसानी से याद हो जाता है। प्रोब्स, प्रो यानी कि प्रोस्टेटिक कैप्सूल, B मतलब ब्लड वेसल्स, E आइस, S स्फिंक्टर, S सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस। और एक्शंस तो हम याद ही कर लेते हैं क्योंकि हमको समझ में आ जाता है डायरेक्टली कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, स्टिमुलेटिंग एक्शन होगा। तो अल्फा 1 का मेनली एक्शन स्टिमुलेटिंग ही होता है। अब एक पॉइंट और बचा, एक लोकेशन और बची इसकी, जिसपे ये कैसे थोड़ा डिफरेंट वे में एक्शन करता है ये। आइए देखते हैं कौन सा पॉइंट है। तो जो अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है हम जानते ही हैं, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जी अल्फा क्यू और क्यू नॉट प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा और ये ओपन करता है पोटेशियम चैनल्स को। ये थोड़ा दूसरा पाथवे हो गया, वो वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर का पाथवे था और ये थोड़ा दूसरा पाथवे है। तो जब ये पोटेशियम चैनल को ओपन करता है तो पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, जिस वजह से क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा तो सेल हाइपर पोलराइज स्टेट पे चली जाएगी, जिससे सेल का रिलैक्सेशन हो जाता है।
तो जो अपना अल्फा 1 रिसेप्टर है वो GIT की वॉल्स में भी प्रेजेंट होता है और ये ऐसे ही इसमें एक्शन कॉज करता है। ये सेल को हाइपर पोलराइज कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो अपनी स्मूथ मसल्स होती हैं GIT की वॉल में वो रिलैक्स कर जाती हैं और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। एक छोटा पॉइंट और रह गया कि जो अपना अल्फा 1 रिसेप्टर है वो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1D। अल्फा 1D जो होता है ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो अल्फा 1A जो है हमारी बॉडी में सारी जगह प्रेजेंट होगा। अल्फा 1B जो है केवल और केवल ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा। तो हम याद कर सकते हैं B फॉर ब्लड वेसल्स, B फॉर अल्फा 1B, याद रहेगा ना। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे एक्शन कॉज करते हैं। तो अल्फा 2 रिसेप्टर एकमात्र सिंपैथेटिक सिस्टम का रिसेप्टर है जो कि इनहिबिटरी नेचर का होता है। ओनली रिसेप्टर ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम विच इज इनहिबिटरी इन नेचर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, लेकिन ये G अल्फा I प्रोटीन निकालता है। I यानी कि इनहिबिटरी प्रोटीन निकालता है। ये साइक्लिक एम्पिक लेवल को कम करता है। अब देख लेते हैं कि साइक्लिक एम्पी का स्मूथ मसल से कैसे रिलेशन है, कैसे उसमें एक्शन होगा, देख लेते हैं। तो जब साइक्लिक एम्पी का लेवल ज़्यादा होता है तो MLCK यानी कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये स्मूथ मसल्स में ये प्रेजेंट होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। जब साइक्लिक एम्पी का लेवल ज़्यादा होगा तो ये फॉस्फोराइज हो जाएगा और MLC के फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब साइक्लिक एम्पी ज़्यादा होगा तो MLC के एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। और हम जानते हैं कि मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होती है तब वो एक्टिव होती है, और उसके लिए हमको मायोसिन लाइट चेन काइनेज चाहिए होता है। जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज होगा तो मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी, जो कि एक्टिव फॉर्म होगा मायोसिन लाइट चेन का। फिर एक्टिन मायोसिन के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि हमें अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाना है एक्टिन मायोसिन के बीच में, यानी हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो हमें साइक्लिक एम्पिक लेवल को डाउन करना पड़ेगा। स्मूथ मसल्स के अंदर अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो हमें साइक्लिक एम्पिक लेवल डाउन करना होगा। तो MLC के फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो MLC अवेलेबल रह जाएगा, तो MLC फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ये एक्टिव फॉर्म है, यही एक्टिन मायोसिन के बीच में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम पहले देखेंगे जनरलाइज वे में, फिर इसको याद करेंगे हम ट्रिक्स से। तो ब्लड वेसल्स की मैं पहले बात कर लेता हूँ। ब्लड वेसल्स में अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होती है। अल्फा 2 रिसेप्टर साइक्लिक एम्पिक लेवल को कम करते हैं, तो ये वहां पे क्या करवाएगा, जब साइक्लिक एम्पिक कम होगा अपना तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। साइक्लिक एम्पिक कम होगा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड प्रेशर जो है तो बढ़ जाएगा। CNS सेंटर की मैं बात करूँ अगर, तो CNS सेंटर में जब साइक्लिक एम्पी कम हो जाएगा तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, जिस वजह से अपना रेस्पिरेटरी सेंटर, VMC सेंटर, राज सेंटर, पेन सेंटर ये इनहिबिट हो जाते हैं। जब ये इनहिबिट होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इनहिबिटरी एक्शंस देखने को मिलेंगे। अब तीसरा लोकेशन है सिलरी बॉडी ऑफ आइज। जो अपने आइज की सिलरी बॉडी होती है वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जब साइक्लिक एम्पी कम होगा, क्योंकि जब अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो साइक्लिक एम्पी कम करेंगे ही। जब साइक्लिक एम्पी कम होगा तो ये इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा और ये एक्वस ह्यूमर के सीक्रेशंस को कम कर देगा। अब बात कर लेते हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होंगे और ये वर्क कैसे करेंगे, जैसे कि अल्फा 2 रिसेप्टर साइक्लिक एम्पी घटाता है तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ा देते हैं। ये ब्लड में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे साइक्लिक एम्पी घटता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। जब वहाँ साइक्लिक एम्पी लेवल घटेगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो बॉडी में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 6th लोकेशन क्या है इसकी। प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं ये ऑटोनॉमिक नर्व्स में। प्री सिनेप्टिकली मतलब कि साइनेप्स के पहले। तो जो अपना सिंपैथेटिक नर्व है वो अपना रिलीज करता है क्या, NADR अल्फा और बीटा रिसेप्टर जाके बाइंड करता है। लेकिन जब NADR अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो अल्फा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होने के बाद ये इनहिबिटरी एक्शन कॉज करेंगे और ये NADR के रिलीज को रोक देंगे। और जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं अगर, तो ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, और ये मस्करेनिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है। और इस पे क्या होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए NADR आएगा तो वो दूसरे सिंपैथेटिक नर्व से आएगा,
क्योंकि अल्फा 2 को तो स्टिमुलेट करेगा NADR, तो वो सिम्पैथेटिक नर्व से आएगा। ये जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो अल्फा 2 रिसेप्टर का इनहिबिटरी एक्शन होगा और वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को रोक देगा। इसमें क्या हुआ, ऊपर वाले में ऑटो रिसेप्टर था और ये हेटेरो रिसेप्टर था, क्योंकि इस पे जो NADR है वो दूसरे नर्व पे जाके जुड़ रहा है और इस पे जो NADR है वो खुद के नर्व पे जाके जुड़ रहा है जहां से ये रिलीज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रिक्स के बारे में कि हम कैसे याद करेंगे अल्फा 2 रिसेप्टर्स के लोकेशन को। तो हम लोगों ने नीट एग्जाम दे के आया है और नीट एग्जाम में हमारी 3 मेजर सब्जेक्ट थी। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि PCB। तो और हमें MBBS में उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो एक बच्चा था वो दुख के साथ बोल रहा है कि PCB का स्क्वायर हमें सिलेबस हो गया है यहाँ पे। तो वैसे याद करेंगे हम लोग PCB का स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर, C स्क्वायर, B स्क्वायर, ऐसे याद कर लेंगे। यानी कि 2 बार P आएगा, 2 बार C आएगा और 2 बार B आएगा। P से हमें याद रखना है क्या? प्लेटलेट्स, और P से हमें याद रखना है क्या? प्री सिनेप्टिक नर्व, ठीक है। C से याद रखना है CNS सेंटर्स में, और C से याद रखना है सिलियरी बॉडी ऑफ आइज, और B से याद करना है ब्लड वेसल्स, और B से याद करना है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। ये हमारी 6 लोकेशन हो गई जहां पे अपना अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं बीटा रिसेप्टर्स के बारे में। जो बीटा रिसेप्टर होता है वो 3 टाइप का होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, और ये भी G प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं। और इनके एक्शन की बात करूं अगर, तो जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं। तो G अल्फा एस प्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि साइक्लिक एम्बिक लेवल को इंक्रीज करेगा, और ये इसका भी एक्शन होगा, स्टिमुलेटिंग एक्शन होगा। तो हमें सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जितने रिसेप्टर पढ़े हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, जिसमें से अल्फा 2 ही बस है जो कि इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, बाकी सारे स्टिमुलेटिंग एक्शन ही शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर से। जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो हमारे बॉडी में हार्ट में प्रेजेंट होगा, सिलियरी बॉडी से प्रेजेंट होगा, आई के CNS में प्रेजेंट होगा, और जेजी सेल्स ऑफ किडनी में प्रेजेंट होगा। हार्ट में ये कैसे एक्शन शो करेगा? हार्ट में मेनली ये नोड्स में ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा और मसल में थोड़ा कम नंबर में प्रेजेंट होगा। तो ये नोड्स को स्टिमुलेट करके हार्ट रेट बढ़ाएगा, AV कंडक्शन बढ़ेगा, मसल में जब स्टिमुलेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। सिलियरी बॉडीज के अंदर क्या करवाएगा? साइक्लिक एम्बिक लेवल जब बढ़ेगा तो एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। CNS की बात करूं अगर, तो CNS में ये पोस्ट सिनेप्टिकली और प्री सिनेप्टिकली दोनों टाइप के बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, और दोनों के दोनों स्टिमुलेटिंग एक्शन ही शो करेंगे। हमने ये देख रखा है कि मैक्सिमम टाइम में जो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिटरी नेचर के होते हैं, लेकिन जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो कैसा होता है? स्टिमुलेटरी नेचर का ही होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो अपने किडनी की जेजी सेल्स हैं वहां प्रेजेंट होता है। ये जब साइक्लिक एम्पी इंक्रीज होगा तो रेनिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। बीटा 1 रिसेप्टर्स की लोकेशन को याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं, 4C। क्या? 4C। पहला है C से मतलब कार्डियक, दूसरा है सिलियरी बॉडी, तीसरा है CNS, चौथा है सेल्स ऑफ किडनी। कौन सी सेल्स? जेजी सेल्स ऑफ किडनी। इस तरीके से हम बीटा 1 रिसेप्टर की लोकेशन को याद रख सकते हैं। देखो, पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन याद बहुत कम रख पाते हैं, इसलिए हम ट्रिक से लोकेशंस वगैरह उसके एक्शंस की भी जरूरत पड़ी तो याद कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डंबल्स उधर सीख लिया था, तो मैक्सिमम जगह पे चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, उसका रूल आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 2 रिसेप्टर जो है हमारी बॉडी में 3 लोकेशन में मेनली प्रेजेंट हैं। पहला क्या? सारी स्मूथ मसल्स में, दूसरा क्या? स्केलेटल मसल्स की स्पिंडल में, और तीसरा हमारा लीवर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये स्मूथ मसल्स के अंदर कैसे एक्शन शो करेगा देखते हैं। साइक्लिक एम्बिक लेवल बढ़ेगा ही, जब साइक्लिक एम्बिक लेवल बढ़ेगा तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। ये हम पहले देख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि स्मूथ मसल में साइक्लिक एम्बिक का कैसे रिलेशन है। नेक्स्ट है हमारा स्पिंडल ऑफ स्केलेटल मसल। मसल स्पिंडल ऑफ स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। ये साइक्लिक एम्बिक लेवल जब बढ़ेगा स्केलेटल मसल तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो एक जनरलाइज वे में हम मसल के लिए और साइक्लिक एम्बिक का रिलेशन देख सकते हैं कि जब स्मूथ मसल्स की बात आएगी और साइक्लिक एम्बिक लेवल बढ़ेगा तो स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन होगा, लेकिन अगर यही स्केलेटल मसल हो गई और कार्डियक मसल हो गई उसमें साइक्लिक एम्बिक लेवल जब बढ़ेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब तीसरा है हमारा लीवर। लीवर में क्या होता है? हेपेटोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, उसमें अपना बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। साइक्लिक एम्बिक लेवल जब बढ़ेगा तो इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस
स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि ग्लूकोज के लेवल प्लाज्मा में बढ़ जाता है। अब लास्ट है हमारा बीटा 3 रिसेप्टर्स। बीटा 3 रिसेप्टर जो है वो ब्लैडर मसल में प्रेजेंट होगा और हार्ट में प्रेजेंट होगा। उससे भी नंबर कम ही होता है हार्ट के अंदर। जब ब्लैडर मसल में प्रेजेंट है यानी कि स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, तो स्मूथ मसल जब साइक्लिक एमपी लेवल बढ़ेगा तो वो रिलैक्सेशन करवाएगा, यानी कि ब्लैडर मसल का ये रिलैक्सेशन करवाएगा जब बीटा 3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। तो हार्ट के अंदर कार्डियक मसल है, तो कार्डियक मसल है यानी साइक्लिक एमपी जब बढ़ेगा तो वहाँ पे हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा ये। अब समराइज वे में हम देख लेते हैं कि एक्शन क्या है इस सिंपैथेटिक सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर। सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो डंबल्स के अपोजिट ही होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक का जो एक्शन है वो डंबल्स है, तो इसका होगा उसका अपोजिट। देखते हैं कौन कौन से एक्शंस हैं। वहाँ पे हम लोग डी से पढ़ते थे डायरिया और डी से पढ़ते थे डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि डायरिया का जो अपोजिट क्या होगा कॉन्स्टिपेशन, और वहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होता था कम होता था, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है ये। यू से क्या होता था वहाँ पे कि वो यूरिनेशन करवाता था, यहाँ पे उल्टा करेगा रिटेंशन ऑफ यूरिन। वहाँ पे एम से मायोसिस होता था और एकोमोडेशन होता था, यहाँ पे माइड्रेसिस और लॉस ऑफ एकोमोडेशन यानी कि साइक्लोप्लेजिक। और वहाँ पे बी से ब्रोंकोस्पैज्म था और ब्रेडिकार्डिया था, यहाँ पे बी से ब्रोंकोडायलिटेशन होगा और टेकिकार्डिया होगा, उसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट है हमारा इजैकुलेशन। वहाँ पे ई से होता था इरेक्शन, यहाँ पे इजैकुलेशन, यानी कि जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इरेक्शन करवाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इजैकुलेशन करवाता है। और एलएसएस से हम लोग याद करते थे वहाँ पे सिक्रीशन बढ़ाता था ग्लैंड्स का और ये घटाएगा ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीशंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहेंगी, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। और नोट्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लें, इन नोट्स को मैं टेलीग्राम के अंदर बहुत बढ़िया पीडीएफ फॉर्म में लेक्चर वाइज भेज रहा हूँ, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मेडमॉन्क 21 को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।